हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टेंट मोशन, जिसमें हम लोग ब्लॉक, स्ट्रिंग और पुली की बात करेंगे। ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे और ये स्ट्रिंग पुली के ऊपर से होते हुए ब्लॉक्स वगैरह का मोशन होना है। तो इनमें एक रिलेशन बनता है, उस रिलेशन की बेसिकली अपने को बात सीखनी है। एक बार अगर आप लोग ये रिलेशन सीख जाओगे तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी उनको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल हो जाता है बहुत ही आसान। बस आपको सीखने की ज़रूरत है। तो उसे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर सिखाने चल रहा हूँ। ध्यान से आप लोग लेक्चर को देखिएगा और अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी तो हम लोग इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स बनेंगे उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रिलेशंस यहाँ पर बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे, लेकिन यहाँ पर जितने भी केसेस हम लोग लेने वाले हैं उसमें स्ट्रिंग हमारी इनएक्सटेंसेबल होगी। इनएक्सटेंसेबल का मतलब स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड नहीं हो सकती है, राइट। और साथ ही साथ ड्यूरिंग द मोशन स्ट्रिंग स्लैक नहीं होनी है, मतलब कि स्ट्रिंग ढीली नहीं होगी, टाइट रहेगी। अगर हम लोग स्ट्रिंग को टाइट रखें हमेशा ड्यूरिंग द मोशन और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसेबल हो तो स्ट्रिंग की लेंथ जो होगी ड्यूरिंग द मोशन कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। बिल्कुल लॉजिकल सी बात है ये। रियलिटी में ऐसा ही होता है कि अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसेबल हो और स्लैक भी ना करे तो ड्यूरिंग द मोशन स्ट्रिंग की टोटल लेंथ हर एक टाइम पर आपको एक ही मिलनी है, फिक्स हो जाएगी स्ट्रिंग की लेंथ। तो चलिए इसी छोटी सी बात को हम लोग लेकर के यहाँ पर रिलेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं। एक्चुअल में पुली एक डिस्क शेप का रिजिड बॉडी होता है। आप लोगों ने देखा होगा पुली को। पुली एक डिस्क शेप की रिजिड बॉडी होती है जिसके सेंटर से जो है एक स्ट्रिंग कनेक्टेड होती है। ये वाली स्ट्रिंग जो है हमने पुली के सेंटर से कनेक्ट कर दिया है। पुली जहां जहां पर जाएगा सेंटर भी वहां पर जाएगा और सेंटर से कनेक्टेड ये स्ट्रिंग भी वहां पर जाएगी। मतलब कि ये वाली जो स्ट्रिंग है वो पुली के सेंटर से कनेक्टेड है, ठीक। और एक स्ट्रिंग हम लोग जो है पुली के ऊपर से जो है इस प्रकार से वाउंड करते हुए दोनों साइड में हैंग कर देते हैं। एक ब्लॉक यहाँ पर लगाएंगे आप और एक ब्लॉक यहाँ पर लगाएंगे। तो एक्चुअल में किसी भी प्रॉब्लम में आपको पुली ऐसे ही नजर आएगी, ठीक। इसे हम लोग बोलते हैं पुली का मेन आर्म। दिस इज कॉल्ड मेन आर्म। और इन्हें हम लोग बोलते हैं पुली का साइड आर्म। इसी साइड आर्म से हमारे ब्लॉक्स कनेक्टेड होंगे। समझ रहे होंगे आप सब लोग। अब ये जो हमारी पुली है किसी भी प्रॉब्लम में तीन सिचुएशन में नजर आती है, ठीक है। उन्हीं तीनों केसेस को हम लोगों को सेपरेटली डिस्कस करने हैं। उनके रिलेशंस जो बनेंगे उन रिलेशंस को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो इसका जो पहला केस बनता है उस केस की मैं बात यहाँ पर पहले आपको सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में मैं इस पुली का मेन आर्म फिक्स रखूंगा और इसका साइड आर्म मूव करने के लिए फ्री रहेगा। जैसे कि आप देखेंगे प्रॉब्लम में पुली इस प्रकार से इन्वॉल्व होगी। ये सीलिंग है हमारी। इसी सीलिंग से हम लोगों ने एक स्ट्रिंग की हेल्प से ये पुली जो है यहाँ पर लगा दिया। ये वाली स्ट्रिंग पुली के सेंटर से अटैच है, मेन आर्म थी पुली की। और इसके ऊपर से स्ट्रिंग वाउंड करके दोनों साइड में हम लोगों ने हैंग कर दिया। एक ब्लॉक हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया और एक ब्लॉक यहाँ पर लगा दिया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पुली का मेन आर्म फिक्स है और ये दोनों साइड आर्म मूव करने के लिए फ्री है। बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है। अगर ये मास ज्यादा होगा तो नीचे की ओर आएगा और अगर ये मास कम होगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक। यहाँ पर तो एक बच्चा भी बता सकता है कि इसमें क्या रिलेशन होने चाहिए। साफ साफ अपने को दिख रहा है कि ये वाला ब्लॉक जो है जिस एक्सेलरेशन से
जिस वेलोसिटी से या जितना डिस्प्लेसमेंट नीचे करेगा उतना ही सारा कुछ इस वाले ब्लॉक का भी होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, जितना लेंथ ये नीचे की ओर ब्लॉक आएगा उतना ही लेंथ ये ऊपर जाएगा, जिस वेलोसिटी से आएगा उसी वेलोसिटी से ये ऊपर की ओर जाएगा। सारी चीजें आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सारी बातें तभी होंगी जब ये स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल हो और ड्यूरिंग द मोशन स्ट्रिंग जो है स्लाइड भी न करे, मतलब टाइट रहे। ये हमारे पास सिचुएशन है। इसी को मैथमेटिकली चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे पता करेंगे कि जितना कुछ इसका होगा वही सारा कुछ इसका होगा। ध्यान रहे, ये फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या लिया है, मेन आर्म फिक्स है, मेन आर्म ऑफ द पुली इज फिक्स, ठीक, और ये दोनों साइड आर्म मूव करने के लिए फ्री है, साइड आर्म फ्री टू मूव। क्लियर? तो चलो इसको देखते हैं मैथमेटिकली। मान लो कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये वाला ब्लॉक यहां पर था और ये वाला ब्लॉक यहां पर था, राइट। अब मोशन होगा तो एक नीचे आएगा और एक ऊपर जाएगा। मान लो कि ये वाला ब्लॉक जो है नीचे की ओर आ रहा है और ये वाला ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है, या फिर अगर ये वाला ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा होगा तो ये वाला ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा होगा। कोई एक सिचुएशन चलिए हम लोग मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो बताइए ये वाला ब्लॉक किधर की ओर जाएगा भाई, ऊपर की ओर जाएगा। किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर जो है सपोज दैट ये ब्लॉक यहां पर चल करके पहुंचा, टाइम t इज इक्वल टू t पर कुछ डिस्प्लेसमेंट करके, मान लो वो डिस्प्लेसमेंट कितना है x1, ठीक। अच्छा भाई, अब ये ब्लॉक नीचे आ गया टाइम t इक्वल टू t पर, तो टाइम t इक्वल टू t पर ये ब्लॉक कुछ ऊपर गया होगा, बिल्कुल। अब कहां पर पहुंचा है, वो पोजीशन यहां पर मान लेते हैं, दिस इज द पोजीशन एट द टाइम t इक्वल टू t, दिस इज ब्लॉक फर्स्ट एंड दिस इज ब्लॉक सेकंड। पहला ब्लॉक नीचे आया, दूसरा ब्लॉक ऊपर की ओर गया। मान लो कि इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर कितना हो गया, x2 हो गया। कितना हो गया भाई, x2 हो गया। ध्यान रहे टाइम t इक्वल टू 0 पर ब्लॉक की पोजीशंस यहां और यहां पर हैं, और टाइम t इक्वल टू t पर जो है ब्लॉक की पोजीशन यहां और यहां पर है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। दिस इज ब्लॉक फर्स्ट एंड दिस इज ब्लॉक सेकंड। अच्छा, अब उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हम लोग करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, ड्यूरिंग द मोशन होल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो बताइए टाइम t इक्वल टू 0 पर ये ब्लॉक यहां था, तो इस साइड की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो मान लेते हैं L1 थी, और टाइम t इक्वल टू 0 पर ये वाला ब्लॉक यहां पर था, इस साइड की लेंथ हम लोग मान लेते हैं L2 थी। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो गई भाई, L1 प्लस L2 हो गई। दिस इज आवर टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो t इक्वल टू 0 पर टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L1 प्लस L2 है। क्या यही लेंथ जो है टाइम t इक्वल टू t पर भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। टाइम t इक्वल टू t पर जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साइड की स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई, तो ध्यान दीजिए कि ये ब्लॉक यहां से चल करके यहां पर आ चुका है, पुली फिक्स है, पुली मूव नहीं कर रही है। मेन आर्म इज फिक्स, मतलब क्या फिक्स हो गया, पुली फिक्स हो गया है भैया। तो इस साइड की टोटल लेंथ कितनी हो गई, यहां से यहां तक L1, और ब्लॉक नीचे आ गया है x1, तो पूरी लेंथ कितनी बनी, L1 प्लस x1। स्ट्रिंग यहां से यहां तक दिखेगी, तो L1 प्लस x1, दिस इज लेफ्ट साइड लेंथ, प्लस राइट साइड की लेंथ अगर हम लोग देखें तो आप देखिए ब्लॉक टाइम t इक्वल टू t पर यहां से उठ करके यहां पर पहुंच चुका होगा। स्ट्रिंग का जो पोर्शन दिखेगा वो पोर्शन केवल यही दिखेगा, इतना ही लेंथ जो है राइट साइड का लेंथ होगा स्ट्रिंग का। तो दिस लेंथ इज व्हाट, ज्योमेट्री से आप देख लो पूरी लेंथ यहां तक कितनी है L2, तो L2 में से आप x2 निकाल दोगे तो ये लेंथ मिल जाएगी, एंड दिस इज कम्स आउट L2 माइनस x2, तो प्लस L2 माइनस x2। क्लियर? बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई खास इसमें मैथमेटिक्स है नहीं। ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे तो रिलेशन आपको दिख रहा है। अच्छा भाई, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो L1 प्लस L2 कैंसिल हो रहा है। L1 प्लस L2 कैंसिल होने का मतलब x1 माइनस x2 की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब कि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। अच्छा भाई, ये क्या है, x1 और x2। x1 ब्लॉक फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट था और x2 ब्लॉक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट था।
मतलब x1 ब्लॉक फर्स्ट नीचे आया और ब्लॉक सेकंड x2 ऊपर गया और दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया मैथमेटिकली, जितना डिस्प्लेसमेंट एक का होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट दूसरे का होगा। लेकिन ध्यान रहे एक नीचे आएगा तो दूसरा ऊपर की ओर आएगा। काइनेमेटिकली बात करेंगे तो साइन नेगेटिव रखेंगे, बट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जितना डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में इसका नीचे उतना ही मैग्नीट्यूड में इसका ऊपर आ गया। क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज और आपको दिख रहा है, मैकेनिक्स लगा दें हम लोग। डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव क्या होगा भाई? वेलोसिटी, और वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव क्या होगा? एक्सेलरेशन। अगर मैं x1 का डिस्प्लेसमेंट करूं तो ब्लॉक फर्स्ट की वेलोसिटी देगा, और x2 का डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं करूं डेरिवेटिव तो ब्लॉक सेकंड की वेलोसिटी दे देगा। तो डेरिवेटिव ऑफ x1 d by dt ऑफ x1 दिस इज इक्वल टू d by dt ऑफ x2, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दिया, एंड दिस इज बेसिकली स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, स्पीड, मैग्नीट्यूड में हम लोग काम कर रहे हैं। तो दिस इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक फर्स्ट v1 एंड दिस इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक सेकंड v2। यानी जिस स्पीड से ब्लॉक फर्स्ट चलेगा सेम उसी स्पीड से ब्लॉक सेकंड चलेगा। और वेलोसिटी का डेरिवेटिव अगर आप करोगे d by dt ऑफ वेलोसिटी, दिस इज कम्स आउट एक्सेलरेशन, तो d by dt ऑफ v1 इज acceleration of first block and d by dt of v2 is the acceleration of second block। तो आपको मिल गया यहाँ से a1 is equal to a2, मतलब जिस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आएगा सेम उसी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर हो गई होगी ये बात? तो जैसा रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए वैसा ही वेलोसिटी के लिए और वैसा ही एक्सेलरेशन के लिए। इस केस में जिसमें मेन आर्म ऑफ द पुली इज फिक्स एंड साइड आर्म ऑफ द पुली फ्री टू मूव। क्लियर हो गई होगी ये बात? अच्छा, एक बात और देखते हैं इसमें, जिसमें अब हम लोग सेकेंड केस की बात कर रहे हैं। पुली और ब्लॉक का ये जो अरेंजमेंट है सेकेंड केस में कैसे बनेगा उसको देखते हैं फिगर में। मान लीजिए कि ये हमारी पुली है, ठीक। पुली का मैंने मेन आर्म मूव करने के लिए फ्री रखा है, एक साइड आर्म मैंने फिक्स कर दिया है, दूसरा साइड आर्म वो भी मूव करने के लिए फ्री रखा है। क्या हो रहा है इसमें भाई? पुली ऊपर की ओर जा रही है और ये ब्लॉक भी ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब मेन आर्म मूव करने के लिए फ्री, मतलब पुली फ्री है मूव करने के लिए, पुली चलेगी है, और ये ब्लॉक जो है मूव करने के लिए फ्री है। तो दिस इज द केस, सेकंड केस, जिसमें वन साइड आर्म इज फिक्स, other side arm and pulley या main arm is free to move. This is our second case। ठीक, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही अप्लाई करेंगे हम लोग। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर चलिए भाई मान लेते हैं कि पुली की पोजीशन ये है, पुली अब की बार चल रही है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इस ब्लॉक की पोजीशन यहाँ पर है, ठीक। हम लोगों ने यहाँ पर दोनों को सेम डायरेक्शन में चलाया है, ऊपर की तरफ। जरूरी नहीं है कि दोनों ऊपर की ओर ही जाए, दोनों नीचे भी आ सकते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ऊपर जाए और एक नीचे जाए। बट हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल रहे हैं जिसमें सेम डायरेक्शन में इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये होगी ऊपर की ओर, ये भी ऊपर की ओर। मान लिया कि टाइम t इक्वल टू 0 पर इस साइड की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? L1, और इस साइड की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? L2 है। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो गई? L1 प्लस L2। यही लेंथ हमारी क्या करनी है? कांस्टेंट करनी है हर एक टाइम पर। तो किसी टाइम t इक्वल टू t पर अगर हम लोग अब बात कर ले भाई, तो t इक्वल टू 0 पर पुली यहाँ है, टाइम t इक्वल टू t पर कुछ ये ऊपर गया होगा, यहाँ पर मान लो पहुंच गई ये पुली, यहाँ स्टॉप करके यहाँ पर पहुंच चुकी है। ध्यान रहे कि इस तरफ जो स्ट्रिंग आपको नजर आएगी अब ये इसके ऊपर से ऐसे अटैच, स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट फिक्स है, तो डोरी ऐसे रहेगी, ऐसे इधर से भी स्ट्रिंग ऐसे रही होगी। टाइम t इक्वल टू t पर ये पुली की पोजीशन हो गई है,
t इक्वल टू t पर। ये ब्लॉक भी तो ऊपर गया होगा, तो ये ब्लॉक भी ऊपर की ओर जा रहा है, तो टाइम t इक्वल टू t में इसका भी कुछ डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ होगा। मान लो कि टाइम t इक्वल टू t पर ब्लॉक यहां पर पहुंच गया t इक्वल टू t पर। ठीक, पुली का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x1 हुआ। कितना हुआ भाई? x1। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक में ये पुली ऊपर कितना डिस्प्लेस करके पहुंची? x1। ऐसे ये ब्लॉक यहाँ t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t में कुछ डिस्प्लेसमेंट करके पहुंचा होगा, वो डिस्प्लेसमेंट x2 मान लो और कर दो भाई वही काम। बताइए इनिशियल टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज व्हाट? L1 प्लस L2। दिख रहा होगा सबको। फाइनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो फाइनल मतलब टाइम t इक्वल टू t पर। तो बताइए इस साइड पुली के इस तरफ टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टाइम t पर कितना होगा? t इक्वल टू t पर पुली यहां पहुंची है, तो देख रहे होंगे आप ये डोरी ऐसे यहां पर से लेकर के यहां तक, डोरी का ये वाला पॉइंट फिक्स है, यही पर रहा होगा। तो टोटल लेंथ इस साइड कितनी बननी चाहिए? L1 प्लस x1। तो लेफ्ट साइड की लेंथ जो हो गई L1 प्लस x1 हो गया। L1 प्लस x1 is the length of string left to the pulley। ऐसे राइट साइड ऑफ द पुली की बात कर लो। चलो भाई देखो, पुली यहां पर है टाइम t इक्वल टू t पर और ये ब्लॉक उठ करके यहां पर पहुंच चुका है, तो जो लेंथ हमें दिखेगी स्ट्रिंग की केवल ये पोर्शन की लेंथ दिखेगी, और इस पोर्शन की लेंथ हम लोग ज्योमेट्री से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं उसे ध्यान से देखो। क्या यहां से यहां तक की लेंथ L2 है? बिल्कुल। और यहां से यहां तक की लेंथ x2 है। अगर मैं L2 में से x2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाली लेंथ मिल जाएगी। अब इस लेंथ में और ये वाली लेंथ अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये हमारी लेंथ फाइंड हो जाएगी। तो नाउ दिस लेंथ इज L2 minus x2 एंड दिस लेंथ इज x1। ये x1 है, तो x1 plus L2 minus x2 is the right side length। so this is L2 minus x2 plus x1। सॉल्व इट। L1 प्लस L2 कैंसिल हो रहा है, तो यहां से अपने को रिजल्ट मिलेगा ट्वाइस x1 इज इक्वल टू x2। ट्वाइस x1 इज इक्वल टू x2 का मतलब पुली के डिस्प्लेसमेंट का डबल। x1 किसका डिस्प्लेसमेंट था? पुली का। तो पुली के डिस्प्लेसमेंट का डबल किसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो रहा है? राइट साइड के ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो रहा है। डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी का रिलेशन देगा, ट्वाइस v1 इक्वल टू v2 आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का रिलेशन दे देगा, ट्वाइस a1 इक्वल टू a2 आ जाएगा। क्लियर है ये? तो दिस इज द केस थर्ड। चलो भाई ये रिजल्ट भी आपको समझ में आ गया कैसे निकाला गया। ये सब आपको याद रखने होंगे, ठीक है? कांस्टेंट रिलेशन की ये रिजल्ट हैं और इन रिजल्ट्स को हम लोग जो है याद रखेंगे और किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो अभी ये रिजल्ट आते कैसे हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं, उनका एप्लीकेशन क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। तीसरा केस देखिए, तीन ही केस में ये हमारा अरेंजमेंट पॉसिबल होता है किसी भी क्वेश्चन में। मतलब ये पुली, ब्लॉक और स्ट्रिंग आपको तीन डिफरेंट केसेस में प्रॉब्लम्स में दिखेगा। तीसरा केस जो बनता है उसमें सारी आर्म्स मूव करने के लिए फ्री होते हैं। ये पुली है, ये मेन आर्म है और ये साइड आर्म है। ठीक भाई, चलिए ये भी मूव करने के लिए फ्री है, ये भी मूव करने के लिए फ्री है और ये भी मूव करने के लिए फ्री है। हम लोगों ने मान लिया है कि तीनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ऊपर की तरफ, बट ध्यान रहे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनकी डायरेक्शन सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले सेम डायरेक्शन में लेकर के अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाते हैं। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर पुली की पोजीशन ये है, इस वाले ब्लॉक की पोजीशन यहाँ पर है, इस वाले ब्लॉक की पोजीशन यहाँ पर है, t इक्वल टू 0 पर इनिशियली। इस तरफ की लेंथ जो है हम लोग मान लेते हैं L1 है और इस तरफ की लेंथ जो है मान लिया L2 है। तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गया? L1 प्लस L2। दिस इज द केस थर्ड, जिसमें ऑल आर्म्स आर फ्री टू मूव। बोलो भाई, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब हम लोग टाइम t इक्वल टू t पर सिचुएशन देखते हैं। तीनों ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो मान लिया कि टाइम t पर पुली यहां पर पहुंच गई, स्ट्रिंग ऐसे इसके ऊपर से दिख रही होगी। टाइम t इक्वल टू t पर
गेट क्लियर? कुछ डिस्प्लेसमेंट करके ऊपर पहुंची होगी ये पुली, वो डिस्प्लेसमेंट चलिए हम लोग x1 मानते हैं। ये वाला ब्लॉक भी ऊपर की ओर जा रहा है, तीनों ब्लॉक तीनों मूव कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी मूव कर रहा है, ये भी और पुली भी। पुली मूव कर कितना ऊपर गया? x1। कितना समय में? t के समय में। तो उतने ही टाइम t इक्वल टू t के टाइम में ये ब्लॉक कुछ यहां पर पहुंचा होगा। मान लो कि ये टाइम t इक्वल टू t पर x2 का डिस्प्लेसमेंट करके पहुंचा। ये वाला ब्लॉक भी ऊपर की ओर जा रहा है, मान लिया कहीं यहां पर पहुंचा है, टाइम t इक्वल टू t पर x3 का डिस्प्लेसमेंट करके। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आंखें खोल करके आप जो है डिस्टेंस वगैरह देखिए, कौन कितना मूव किया, तो सब कुछ आपको साफ साफ दिखेगा। सिंपल से ज्योमेट्री है। टोटल लेंथ इनिशियल t इक्वल टू 0 पर जो टोटल लेंथ है, इस साइड की L1 थी और उस साइड की L2 थी, माना था हमने, L1 प्लस L2 हो गया। दिस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एट टाइम t। तो टाइम t पर जो है स्ट्रिंग की कुल लेंथ, लेफ्ट साइड का अगर हम लोग देखें तो ब्लॉक यहाँ पर है, पुली यहाँ पर है टाइम t पर, तो भैया जो लेंथ होगी मेरे दोनों फिंगर के बीच की लेंथ होगी। ये लेंथ आपको साफ साफ दिख रहा है। दिस लेंथ इज दिस प्लस ऑफ दिस। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज L1 माइनस x2 और ये L1, तो L1 में से x2 को निकाल दोगे तो ये लेंथ आपको मिलेगी, और इसी में हम लोग x1 को ऐड कर दें तो लेफ्ट साइड की लेंथ आ गई x1 प्लस L1 माइनस x2। ये लेफ्ट साइड की लेंथ हो गई है। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ बोर्ड में आपके सामने फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे हमने लेफ्ट साइड की लेंथ टाइम t पर लिखा है। ऐसे ही राइट साइड में भी अगर हम लोग देखें तो बताइए कि ये लेंथ यहाँ से यहाँ के बीच की होनी चाहिए, ब्लॉक यहाँ पहुंच चुका है, पुली यहाँ पर है, इन दो फिंगर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज दिस प्लस ऑफ दिस। और ये लेंथ कितनी है भाई? दिख रहा है सबको? टोटल लेंथ ये L2 है, L2 में से x3 निकाल दो तो इन दोनों के बीच की लेंथ आ जाएगी। दिस इज L2 माइनस x3 में क्या ऐड कर दो? x1, तो प्लस L2 माइनस x3 प्लस x1। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ में आया होगा सबको प्रॉपर्ली। L1 और L2 कैंसिल हो रहा है, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा ट्वाइस x1 इक्वल टू x2 प्लस x3। मतलब इसका x1 किसका था? पुली का, मेन आर्म का। x2 किसका था? साइड आर्म का। x3 किसका था? साइड आर्म का। तो x2 और x3 दोनों साइड आर्म के, और x1 पुली का। तो पुली का डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइड आर्म। तो दोनों साइड आर्म के डिस्प्लेसमेंट का समेशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली। ठीक है, ध्यान रहे कि ये सारे रिजल्ट हम लोग जो लिख रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में ये मोशन करा करके लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ट्वाइस v1 इक्वल टू v2 प्लस v3, अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो ट्वाइस a1 इक्वल टू a2 प्लस a3। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, ये रिजल्ट जो हम लोगों के सामने आए 3 केस, इन्हीं को अपने को याद रखना है और क्वेश्चन में इनका हम लोग यूज करते हैं। तो एक बार फिर से मैं इन तीनों रिजल्ट को आपके सामने आपको बना रहा हूं ताकि आपको याद हो सके, तब हम लोग इस पर प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे। चल, पहला केस हमने देखा जिसमें पुली फिक्स है भाई। चलिए, एक्सेलरेशन के लिए मैं दिखा रहा हूं, जो रिलेशन एक्सेलरेशन में होगा वही वेलोसिटी में होगा और वही डिस्प्लेसमेंट में होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो पहले केस में हमने देखा कि ये वाला अगर ऊपर जाएगा तो ये वाला नीचे आएगा। इसका एक्सेलरेशन अगर a1 हो और इसका a2 हो तो दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली कितनी आई थी? इक्वल। a1 इक्वल टू a2 आया था। दूसरे केस में हमने देखा था कि एक साइड आर्म फिक्स था, दूसरा साइड आर्म और मेन आर्म मतलब पुली मूव कर रहे थे सेम डायरेक्शन में। रिजल्ट बनाया था हमने, ये हमने ऊपर की ओर a1 से और इसको भी ऊपर की ओर a2 से लिया था सेम डायरेक्शन में। तो हमने रिलेशन देखा था ट्वाइस a1 इक्वल टू a2, पुली का डबल साइड आर्म के इक्वल आ गया था। समझ पा रहे होंगे आप सब लोग। तीसरे केस में हम लोगों ने देखा कि तीनों आर्म इसकी मूव करने के लिए फ्री हैं, पुली भी ऊपर जा रहा है और ये दोनों ब्लॉक्स भी ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये a1 से, ये a2 से और ये a3 से। तो रिजल्ट क्या आया था भाई? याद हो गया होगा सबको। पुली का डबल
ट्वाइस A1 इज इक्वल टू सम ऑफ साइड आर्म A2 प्लस A3। क्लियर? तो बस आपने क्या करना है कि इन तीनों रिजल्ट को याद कर लेना है। कहां से आए, कैसे आए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इन्हीं रिजल्ट्स को याद करके हम लोग प्रॉब्लम में इसका एप्लीकेशन करेंगे। दो बातें और याद रखिए। पहली बात ये जो रिलेशन हम लोगों ने लिए हैं इन पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, ठीक है, जिसमें जैसे इस वाले की बात करें तो इसमें तीनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। इस वाले की बात करें इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। और यहाँ पर जो है एक नीचे आएगा तो एक ऊपर आएगा, तो वेल नोन फिगर आपको दिख रहा है, ठीक। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मान लो कि इन तीनों में से किसी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, किसी की अपोजिट हो, दो तो हमेशा सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तीसरा वाला उन दोनों के अपोजिट हो जाए, तो जो वाला अपोजिट हो उसमें हम लोग रिलेशन में साइन क्या लगा देंगे, माइनस का, ठीक। जैसे ये वाला ऊपर, ये वाला ऊपर और ये नीचे की ओर आ रहा हो, तो A1 के साथ में हम लोग साइन क्या लगाएंगे, माइनस A1 का, और कुछ भी आपको नहीं करना है। इसमें भी अगर ये ऊपर जाए और ये नीचे आए, दोनों अपोजिट, तो किसी एक में हम लोग साइन क्या लगा देंगे, माइनस का। तो बस केवल इतना ही आपको चेंज करना है, बाकी रिलेशन हम लोग यही यूज करेंगे। क्लियर? और सबसे बड़ी बात ये जितनी भी रिलेशन हम लोगों ने लिए हैं, एक्सेलरेशन के हो रिलेशन, चाहे वेलोसिटी के हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट के हो, इनमें सभी की डायरेक्शन जो होगी वो स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग ही होनी चाहिए। मैं आपको एक दो केस और बताऊंगा जिसमें अगर डायरेक्शन स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग नहीं होगा तो हम लोगों को स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक। बाकी यूज हम लोग यही करेंगे। चलिए जैसे देख ही लेते हैं। मान लीजिए ये इस प्रकार का एक अरेंजमेंट हमने लिया, बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, सब लोगों ने इस प्रॉब्लम को देखा होगा, ठीक। मान लो कि ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, ठीक है। ब्लॉक बी की वेलोसिटी चलिए हमने ले लिया VB और ब्लॉक ए की वेलोसिटी चलिए हमने ले लिया VA। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये ब्लॉक बी जो है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के कांटेक्ट में ही चलेगा और ब्लॉक ए जो है प्रैक्टिकली भी आपको दिख रहा है कि नीचे ही आएगा। अब ये नीचे आएगा तो इसके कांटेक्ट में रहते रहते ये आगे जाएगा। ये नहीं बोला गया है कि ये कांटेक्ट को छोड़ रहा है, हमेशा कांटेक्ट पर ही चल रहा है। ये सिचुएशन आपको दिया गया है। पूछा गया है कि दोनों में रिलेशन क्या होगा अगर ये एंगल थीटा हो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, दोनों में रिलेशन क्या होगा। तो पहली बात तो ये बताओ आप लोग हमें कि ये पुली कौन से केस की है, फर्स्ट वाले केस की। फर्स्ट वाला केस मतलब क्या था, जिसमें पुली फिक्स थी और दोनों साइड आर्म मूव करने के लिए फ्री थी। तो भैया पुली फिक्स है, इस साइड को देखो और इस साइड को देखो, क्या दोनों साइड स्ट्रिंग की जो है चल रही हैं, बिल्कुल। ये साइड भी चलेगा और ये साइड भी चलेगा स्ट्रिंग का, ठीक है। तो फर्स्ट केस का हुआ और फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या सीखा कि दोनों साइड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। जितना एक्सेलरेशन वेलोसिटी इस साइड का होगा उतना ही इस साइड का भी होगा। लेकिन एक बात याद करिए, मैंने और बताया था कि जो भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट थे वो स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग होने चाहिए। बिल्कुल सही भाई। चलिए भाई, इस वाले साइड की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रिंग का ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ब्लॉक ए से लगा है और ब्लॉक ए नीचे आ रहा है, स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग ये वेलोसिटी। तो क्या इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी जो है VA के बराबर होगा, बिल्कुल। इस साइड की स्ट्रिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये वाली साइड की स्ट्रिंग का ये जो पॉइंट है आप देख रहे हैं ब्लॉक बी से लगा है और ब्लॉक बी अगर आगे जा रहा है तो क्या स्ट्रिंग का पॉइंट बी भी जो है आगे जा रहा होगा। ब्लॉक बी अगर आगे VB से जाएगा तो स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट भी जो है हॉरिजॉन्टली ही आगे की ओर जा रहा होगा। क्लियर? मतलब कि अब इस साइड के स्ट्रिंग के पॉइंट की वेलोसिटी इसके लेंथ के अलोंग नहीं है। किधर है वो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल है। तो हमें उस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना होगा जो इसके लेंथ के अलोंग हो जाए।
तो बताइए कि स्ट्रिंग के इस पॉइंट की वेलोसिटी जो कि हॉरिजॉन्टल है, उसका एक कंपोनेंट जो है आपको स्ट्रिंग के लेंथ के अलाउंग मिलेगी, एंड दैट कंपोनेंट इज, आप जानते हैं वो कंपोनेंट वी बी कॉस थीटा। तो दिस इज वी बी कॉस थीटा, राइट। अब ये और ये क्या बनेगा, सेम। फर्स्ट केस आपको लिंक क्या बताया था, जो इस साइड का वही इस साइड का, बट वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन लेंथ के अलोंग होना चाहिए। तो यहाँ पर VA है और यहाँ पर VB cos थीटा है, तो रिलेशन इज कम्स आउट VA इक्वल टू VB cos थीटा। समझ में आ गई होगी बात। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग आगे भी करने वाले हैं, तो इस पर्टिकुलर रिजल्ट को समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल लिया। और एक देखिए, मान लो क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, बोल दे क्वेश्चन में कि ये ब्लॉक, ये पुली ऊपर की ओर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है भाई। तो चलो जनरल टर्म में ले लेते हैं। मान लो कि इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर v1 है, इस साइड की स्ट्रिंग की वेलोसिटी नीचे, ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की ओर हमने ले लिया v2, और इस साइड का हमने ऊपर की ओर ले लिया v3, और पूछ रहे बताइए v1, v2 और v3 में क्या रिलेशन होगा। तो याद करिए थर्ड केस में मैंने क्या सिखाया था, मेन आर्म का डबल, साइड आर्म के सम के इक्वल, लेकिन तब जब सबकी डायरेक्शन क्या हो, सेम। यहाँ डायरेक्शन सबकी सेम नहीं है, वेलोसिटी उनके लेंथ के लॉन्ग है लेकिन डायरेक्शन इनकी सेम नहीं है। तो चलो भाई, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो क्या करना होगा, जो अपोजिट होगा उसमें साइन क्या लगा देंगे, माइनस, और बाकी रिजल्ट वही जो हम लोगों ने सीखा वही अप्लाई करेंगे। तो मेन का डबल ट्वाइस v1 इज इक्वल टू सम ऑफ साइड, लेकिन ध्यान रखिए क्या v1 और v3 सेम डायरेक्शन में है और v2 उन दोनों के अपोजिट, तो नेगेटिव साइन किस पर आएगा, v2 वाले पर। तो इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन इसमें साइन माइनस का लगा करके, तो रिजल्ट क्या बना, v3 माइनस v2, तो ट्वाइस v1 इज इक्वल टू v3 माइनस v2। दिस इज द राइट रिलेशन बिटवीन दीज वेलोसिटीज। क्लियर। अब इनका एप्लीकेशन जो है अपने को क्वेश्चन वगैरह में करना है, तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं, बाकी जो है आप सेम जो है प्रोसीजर हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो इस प्रकार की एक सिचुएशन आपके सामने आ जाए, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, हर किताब में आपको ये प्रॉब्लम मिल सकती है। इस प्रकार का एक अरेंजमेंट चलिए आपके सामने आ गया, दो ब्लॉक हैं ए और बी, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, सिचुएशन आपको दिख रही है, ये वाला ब्लॉक नीचे की ओर आएगा और ये वाला ब्लॉक आगे की ओर जाएगा। अगर इसकी वेलोसिटी जो है हम लोग ले लें v है, तो बताइए कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ ए गिवन है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, दिस इज आवर प्रॉब्लम, ठीक। तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही सिंपल है, आसान हो गया है। सारे वेलोसिटी लेंथ के नाम ये होनी है, दिख रहा है। ये वाली पुली देखो, ये किस केस की है, किसी भी पुली से स्टार्ट करो, फर्स्ट केस में है, पुली फिक्स है, ये साइड और ये साइड मूव करने के लिए फ्री है, ठीक है। तो फर्स्ट केस हुआ, फर्स्ट केस में जो इस साइड का वही उस साइड का, इस साइड का अपने को दिख रहा है स्ट्रिंग का। अगर ये पॉइंट ले तो क्या ये ब्लॉक ए से लगा है, और ब्लॉक ए नीचे की ओर बी से आएगा, तो ये पॉइंट बी से नीचे की ओर आएगा, और जो इसका होगा वही इस साइड का होगा, मतलब कि ये पॉइंट का बी है नीचे की ओर, तो इस पॉइंट का भी बी होगा आगे की ओर, नीचे आएगा तो ये आगे की ओर जाएगा। क्लियर। इस वाले पुली पर आ जाओ भाई, ब्लॉक बी की वेलोसिटी हमें पूछी गई है, नहीं पता, मान लिया तो वेलोसिटी कितनी है, वी बी, यही निकालना है अपने को। ब्लॉक बी के साथ में ये वाली डोरी मेन आर्म लगी हुई है, तो जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वही हमारे स्ट्रिंग के इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, यानी स्ट्रिंग का ये पॉइंट वी बी से आगे की ओर जा रहा है। ध्यान से देखो, ये पुली कौन से केस में है भैया, सेकंड केस में। पुली का ये वाला साइड आर्म फिक्स है, ये साइड आर्म मूव कर रहा है और पुली मूव कर रही है, डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो रिलेशन क्या था, पुली का डबल साइड के इक्वल, पुली की कितना है वीबी, वीबी का डबल करो और साइड वाले के बराबर कर दो, मतलब रिजल्ट क्या आ गया, ट्वाइस वीबी इज इक्वल टू वी, यानी वीबी इज इक्वल टू वी बाई 2। सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।
बहुत ही आसान हो गया अब आपके लिए इनका एप्लीकेशन करना। तो और देखते हैं एक दो क्वेश्चन में। चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे प्रॉब्लम, ये एक ब्लॉक ए है, पुली है, पुली फिक्स है, दूसरी पुली है, इस प्रकार का जो है एक अरेंजमेंट चलिए आपके सामने आ गया। आप प्रॉब्लम चाहो तो खुद से भी बना सकते हो। एक ब्लॉक यहां पर लगा दिया, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी, ऐसा कोई अरेंजमेंट आपके पास है। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो प्रॉब्लम बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक होता है और आइडियाज बहुत सारे होते हैं। तो चलिए भाई, ये सिचुएशन है, कुछ भी कर लेते हैं। चलिए मान लो क्वेश्चन में आपको ये दे दे कि ये वाला ब्लॉक मैंने आगे की ओर चला दिया 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक, ये वाला ब्लॉक चलिए मैंने आगे इसे भी चला दिया 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। वैसे अपने आप तो ये आगे की ओर जाएगा नहीं। ठीक है, कोई एक्सटर्नल एजेंट वगैरह होगा, व्हाटएवर कुछ भी हो, वो मैटर नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम में जो दिया गया है उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये आगे की ओर जा रहा है और ये भी आगे की ओर जा रहा है। ठीक, तो आगे की डायरेक्शन दिया गया है 4 से और ये भी आगे की ओर 2 से। बताइए ब्लॉक सी की वेलोसिटी क्या होगी? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी विथ डायरेक्शन। अगर ये आगे जाए और ये भी आगे जाए, ये 4 से आगे जाए या 2 से आगे जाए, तो ब्लॉक सी की वेलोसिटी क्या होगी? अब ब्लॉक सी की वेलोसिटी में 3 पॉसिबिलिटी है। या तो ब्लॉक सी नीचे की ओर आएगा, या तो ब्लॉक सी ऊपर की ओर जाएगा, या तो ब्लॉक सी स्टेट ऑफ रेस्ट पर रहेगा। ध्यान में सिस्टम रिलीज नहीं किया गया है। टाइम t इक्वल टू 0 पर सिस्टम को रिलीज नहीं किया है। उसने इन दोनों की वेलोसिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे करके पूछ रहा है कि ये वाला ब्लॉक सी किधर जाना चाहिए, corresponding to these velocities। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए। इस वाले पुली को आप देख लो भैया, फर्स्ट केस में पुली फिक्स है, जो इस साइड का वही इस साइड का। इस साइड का आपको दिख रहा है 2 से आगे, तो इस साइड का जो है 2 से नीचे आएगा। ऐसे इस पुली को देखो आप, ये भी क्या है, फिक्स है। इस साइड का आप दिख रहा है 4 से आगे जा रहा है, तो इस साइड का पॉइंट 4 से ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि ये बोला गया है कि आगे की ओर जा रहा है 4 से। स्ट्रिंग का ये पॉइंट ब्लॉक बी से लगा है और बी ब्लॉक जो है आगे की ओर 4 से, तो ये वाला पॉइंट फर्स्ट केस में पुली है तो ऊपर की ओर जाएगा 4 से। अब ब्लॉक सी के बारे में अपने को नहीं पता कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, तो कोई एक मानना है। चले भाई, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक सी नीचे की ओर आ रहा है बीसी से। सही होगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा और गलत होगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक, पहले निकालते हैं कोई एक डायरेक्शन लेकर के। मान लिया से नीचे की ओर है। अब देखो भैया, ये कौन से केस में पुली है? थर्ड केस में। ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, और ये पुली जो ब्लॉक सी से लगी है ये भी मूव कर रहा है। ब्लॉक मूव करेगा तो पुली भी मूव करेगी। थर्ड केस में, थर्ड केस में क्या था रिजल्ट? पुली का डबल, दोनों साइड के सम के बराबर। बट ध्यान रखना, डायरेक्शन क्या होनी है? सेम। जिसकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी उसमें साइन क्या लगा दोगे आप? माइनस का। तो करके देखते हैं। ब्लॉक सी नीचे की ओर और ये वाला 2 से नीचे की ओर, क्या ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में? बिल्कुल हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। ये वाला ऊपर की ओर, तो इसकी डायरेक्शन इन दोनों के अपोजिट, तो माइनस साइन बोलो किस पर आया? 4 पर। बाकी कर लो, इसका डबल करो तो ट्वाइस BC मस्ट बी इक्वल टू, इन दोनों का समेशन करते हैं, लेकिन 4 पर साइन क्या लगा देना? माइनस का 2 माइनस 4। Twice BC is equal to 2 minus 4. Solve this. Twice BC is equal to minus 2. BC is equal to minus 1 meter per second. अच्छा भाई, BC नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव में आने का मतलब हमने जो डायरेक्शन नीचे की ओर माना था वो डायरेक्शन नीचे नहीं होगा, एक्चुअल में ब्लॉक सी ऊपर की ओर जा रहा होगा। Corresponding to these given velocities, ये ब्लॉक ऊपर की ओर चलेगा। कौन सी वेलोसिटी चलेगा? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब ये आ गया। तो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 1 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन।
समझ में आ गई होगी बात। तो इस तरह से जो है आप इसमें और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे कि चलिए और देख लेते हैं। मान लो कि सिचुएशन है ये लिख लिया राइट, 3 ब्लॉक हो गए, 4 पुली हो गए, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। चलिए भाई ब्लॉक ए की वेलोसिटी मैंने आगे की ओर दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक 2 की पीछे की ओर दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक सी की वेलोसिटी नीचे की ओर कितनी हो? अच्छा यहाँ पर दिख ही रहा है भाई कि आगे जाएगा ये पीछे जाएगा, तो पक्का ब्लॉक सी किधर आएगा? नीचे की ओर आएगा। ये ऊपर तो जा नहीं सकता है, तो हमने इसे उस डायरेक्शन किधर दिखा दिया? नीचे की ओर। हमें उसी की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो कर सकते हो आप लोग इसको, बहुत ही आसान है। 10 सेकंड में सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स हो गई। अब ये सब फर्स्ट केस की पुली है, ये 1 से आगे की ओर, ये पॉइंट 1 से आगे की ओर, तो यहाँ का पॉइंट 1 से नीचे की ओर आएगा। ये सेकंड केस वाली पुली है, ध्यान रखिएगा कौन से केस में पुली है भैया? सेकंड में। ये साइड आर्म यहाँ फिक्स है सेकंड केस में, और सेकंड केस में क्या होता है? साइड का मेन का डबल, साइड के इक्वल। तो ये वाली जो है हमारी स्ट्रिंग पुलिस लगी हुई है, तो मेन आर्म हो गई। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी जो भी होगी उसका डबल करके इसके इक्वल करेंगे। तो बताइए इसका डबल इसके बराबर, तो इसकी वैल्यू कितनी? 1/2। 1/2 होगा तभी तो डबल करोगे तो 1 के बराबर आएगा, बिल्कुल। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई? 1/2 हो गई। अच्छा इस वाले पुली को देखो, ये 2 से पीछे की ओर, तो यहाँ का पॉइंट जो होगा वो 2 से नीचे की ओर आएगा। सॉल्व हो गया। थर्ड केस की पुली हो गई। मेन आर्म ब्लॉक सी से लगा हुआ है, ब्लॉक सी बीसी से, तीनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका डबल इन दोनों के सम के बराबर। तो आंसर इज ट्वाइस BC इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, यानी BC इज इक्वल टू 5/4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। दिस इज आंसर। क्लियर? तो चलिए आप लोग इसको सीख गए होंगे, इस पर एप्लीकेशन खुद से करिएगा, प्रैक्टिस करिए इसकी, और प्रॉब्लम में इसको आप अप्लाई करिए। आगे की क्लास में हम लोग जो है इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर जो है बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इनको हम लोग वहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, उसमें हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इन्हीं रिजल्ट्स का हम लोग एप्लीकेशन करना सीखेंगे। क्लियर है? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।